नमस्कार, माई नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। लेकिन इस बार तो शुक्रवार को छुट्टी है, तो थर्सडे तक की खबरें आपको बता रहे हैं हम। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई बड़ी सुर्खियों की, और सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए शेयरों की, जिसमें इस बार हमने रिकवरी बनती हुई दिखी। खासतौर पे रक्षा मंत्री के बयान के बाद डिफेंस शेयरों में उत्साह लौटता हुआ नजर आया। दरअसल एक इवेंट में बोलते हुए पिछले वीकेंड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि FY25 यानी कि बीते वित्त वर्ष में डिफेंस उत्पादन रिकॉर्ड हाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। FY25 में डिफेंस उत्पादन में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस खबर के चलते 11 अगस्त को जब रक्षा मंत्री जी का बयान आया तो उसके बाद 3 दिन से गिर रहे डिफेंस शेयरों में खरीदारी लौटती हुई नजर आई, और पारस डिफेंस में सबसे ज़्यादा 4% की मजबूती के साथ 11 अगस्त को हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी। ग्राहकों के विरोध के बाद इस हफ्ते ICICI बैंक ने एक यू टर्न लिया है। दरअसल हुआ यूं कि बीते वीकेंड पर खबर आई कि 1 अगस्त के बाद खुले खातों में मिनिमम एवरेज बैलेंस की जो सीमा है उसको बैंक की ओर से बढ़ा दिया गया है। सेविंग्स बैंक में मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 50,000 रुपये कर दिया गया। मेट्रो और शहरी इलाकों के लिए ये मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ाई गई है। 11 अगस्त को इस खबर के चलते ICICI बैंक के शेयर ने इंट्राडे में 1420 रुपये 40 पैसे का लो छुआ, लेकिन क्लोजिंग मामूली बढ़त के साथ 1437 रुपये 30 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 13 अगस्त की शाम को खबर आई कि बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम बदल दिए हैं। 50,000 रुपये से घटाकर इसे 15,000 रुपये कर दिया गया है। सेमी अर्बन एरियाज में 7,500 और ग्रामीण इलाकों में 2,500 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखा गया है। ग्राहकों के फीडबैक और विरोध के बाद बैंक की ओर से ये फैसला लिया गया है। 10,000 से बढ़ाकर 50,000 बैंक ने ये किया था नियम, और 1 अगस्त के बाद खुले खातों पर बैंक ने ये नियम बदले थे। इस खबर के चलते 14 अगस्त को ICICI बैंक के शेयर ने खुलते ही 1412 रुपये का लो छुआ, लेकिन क्लोजिंग निचले स्तरों से रिकवरी के बाद आधा % की मजबूती के साथ 1427 रुपये 60 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। IDFC फर्स्ट बैंक में नए निवेशक की एंट्री को RBI की ओर से हरी झंडी मिल गई है। प्लैटिनम इन्विक्टस B2025 RSC फंड को RBI से मंजूरी मिल गई है। बैंक का 9.99% हिस्सा खरीदने के लिए यह मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें 5.09% स्टेक के लिए पहले 2,624 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश का प्रस्ताव है इस कंपनी का, जिसको RBI की ओर से अप्रूवल आ गया। 11 अगस्त को IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। इस शेयर में हमने देखा 70 रुपये 17 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1% की मजबूती के साथ 69 रुपये 74 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। OMCs के शेयर भी इस हफ्ते फोकस में रहे। दरअसल कैबिनेट की ओर से इनको एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखी है। सरकार ने सब्सिडी वाले जो सिलेंडर्स हैं, एक तो उनकी संख्या 12 से घटाकर 9 कर दी है। PM उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाते हैं उसकी संख्या में यहाँ पे कमी की गई है। दूसरी जो बड़ी राहत आई है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है LPG अंडर रिकवरी को लेकर, जिसके लिए इनको 30,000 करोड़ रुपए का जो कंपनसेशन दिया जाना है उसको कैबिनेट की ओर से मंजूरी आ गई। FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष यानी FY27 में 12 चरणों में इनको ये 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वित्त वर्ष में यानी कि FY26 में आधी रकम और अगले वित्त वर्ष में बाकी बची हुई 15,000 करोड़ रुपए की रकम इनके पास जा सकती है। इस खबर पर 11 अगस्त को OMCs यानी कि IOC, BPCL, HPCL के शेयरों ने रिएक्ट किया और 1% तक की बढ़त के साथ इन तीनों शेयरों में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। PG इलेक्ट्रोप्लास की 20वें हफ्ते की गिरावट इस हफ्ते भी जारी रही। पहली तिमाही के कमजोर नतीजे और गाइडेंस घटाने के चलते इस शेयर में हड़कंप मचता हुआ दिखा था, और इस कंपनी ने कहा था कि जो साल की शुरुआत है वो चुनौतीपूर्ण रही है, मांग कमजोर है और उसके साथ साथ इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा 11 अगस्त को 79 लाख शेयरों की या करीब 3.25% इक्विटी की एक बड़ी ब्लॉक डील भी होती हुई दिखी। 501 रुपये के औसत भाव पर यह ब्लॉक डील हुई, जिसकी वैल्यू 406 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके साथ साथ नोआमा ने लक्ष्य घटा दिया है इस कंपनी का, 1100 रुपये से घटाकर 710 रुपये कर दिया। तो इसके चलते 11 अगस्त को भी शेयर में हमने देखा 20% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग करीब 13% नीचे 514 रुपये 15 पैसे के स्तर पर हुई, और 14 अगस्त को शेयर ने 465 रुपये का इंट्राडे लो छुआ। बोर्ड बैठक के फैसले से इस हफ्ते जायसवाल निको के शेयर में बड़ी एक्शन बनता हुआ दिखा है। डिबेंचर्स के समय से पहले यानी कि अपने कर्ज को समय से पहले रीपेमेंट करने की
बोर्ड की ओर से मंजूरी मिली, जिसकी वजह से इस शेयर में हमने मजबूती बनती हुई दिखी। 3,200 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स का पेमेंट ये कंपनी समय से पहले कर देगी और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है भुगतान की वो 5 दिसंबर तय की गई है और 9, 10, 11 और 12 दिसंबर को ब्याज का जो भुगतान है वो इस कंपनी की ओर से किया गया। समय से पहले ये कंपनी कर्ज चुका देगी। इसके ऊपर 12 अगस्त को स्टॉक ने रिएक्ट किया और उस दिन जायसवाल निको के शेयर में करीब 14% की तेजी के साथ 61 रुपये 51 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 61 रुपये 80 पैसे के डे हाई के बेहद करीब थी। एमआरओ सेगमेंट में बड़ा विस्तार कर रहा है अदानी ग्रुप। दरअसल हुआ यह है कि इंडामर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी आईटीपीएल का 100% हिस्सा अदानी डिफेंस की ओर से खरीदा जा रहा है। इनकी एक 50-50 जेवी है यानी कि जॉइंट वेंचर है हॉरिजन एरो के नाम से, जिसके जरिए यह अधिग्रहण किया जा रहा है। और ये जेवी आपको बता दें अदानी डिफेंस और प्राइम एरो की है। हॉरिजन एरो आपको बता दें कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के कारोबार में है आईटीपीएल, जिसको ये कंपनी खरीद रही है। और इस अधिग्रहण के जरिए एयरक्राफ्ट सर्विसेज और एमआरओ सेगमेंट में इस ग्रुप का विस्तार होता हुआ दिखेगा। इससे पहले भी आप देखें, कुछ महीने पहले की बात है जब 400 करोड़ रुपए में इस ग्रुप की ओर से एयरवर्क्स इंडिया नाम की कंपनी का 85.1% हिस्सा खरीदा गया था। तो एमआरओ सेगमेंट में बड़ी पकड़ कर रही है ये कंपनी और 12 अगस्त को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। इंटरडे में शेयर 2267 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली शेयर में, पर क्लोजिंग करीब ½ % की बढ़त के साथ 2,294 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली, यानी कि ½ % की मजबूती के साथ। इस हफ्ते मेडी असिस्ट हेल्थ केयर के शेयर में एक ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद इस शेयर में हमने एक्शन पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। 12 अगस्त को 1.1 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई, यानी कि करीब 16% हिस्से के बराबर शेयरों ने हाथ बदले हैं। 522 रुपये 70 पैसे का दाम पर ये शेयर हाथ बदले हैं, जिसकी वैल्यू 578 करोड़ रुपए की है। 12 अगस्त को ब्लॉक डील के बाद मेडी असिस्ट के शेयर में 550 रुपये पर मजबूत ओपनिंग के बाद 594 रुपये 10 पैसे तक की तेजी देखने को मिली, पर क्लोजिंग करीब 5.5% ऊपर 555 रुपये 95 पैसे के स्तर पर हुई। 12 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद जारी हुए आंकड़े बताते हैं कि प्रमोटर एंटिटी बेसमर इंडिया ने 1.1 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है, लेकिन इसमें कई सारे म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी हुई है। एबीएसएल म्यूचुअल फंड ने 19,13,000 इतने ही शेयर कोटक म्यूचुअल फंड की ओर से भी खरीदे गए हैं। वसायत इमर्जिंग इंडिया के फंड की ओर से 16,32,000 शेयरों की खरीदारी की गई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 13,39,000 शेयरों की और इडलवाइस म्यूचुअल फंड ने 5,73,000 शेयरों की खरीदारी की है। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भी इसी दाम पर यानी कि 522 रुपये 70 पैसे के दाम पर करीब 4.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है। जब ये खबर आई तो 13 अगस्त को मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का शेयर 571 रुपये 15 पैसे तक उछला, लेकिन क्लोजिंग करीब 1.4% नीचे 555 रुपये के डे लो के बेहद करीब जाकर देखने को मिली। पॉली मेडिक्योर ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटा दिया है। वित्त वर्ष 2026 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है उसे अब घटाकर कर दिया गया है कंपनी की ओर से 16%। यूरोप में स्लोडाउन के चलते कंपनी की ओर से ये गाइडेंस कट किया गया है। हालांकि घरेलू बाजार का जो आउटलुक है उसे अभी भी मजबूत बरकरार रखा गया है। 12 अगस्त को इस गाइडेंस कट के ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट किया। पॉली मेडिक्योर के शेयर में उस दिन करीब 3% की गिरावट के साथ 1918 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 1915 रुपये 50 पैसे के निचले स्तर के बेहद करीब थी। गेमिंग कंपनी नजारा टेक ने अपने शेयरधारकों को रिवॉर्ड किया है। 12 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली थी नतीजों पर, जिसमें माना जा रहा था कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट के ऊपर भी विचार किया जाएगा। 12 अगस्त को इस बोर्ड बैठक से पहले नजारा टेक का शेयर 1% से ज्यादा चढ़कर 1418 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 12 अगस्त की शाम को यानी कि बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि इस कंपनी के बोर्ड ने नतीजों के साथ साथ 1:1 बोनस और 1:1 के स्टॉक स्प्लिट को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ नंबर्स भी बहुत शानदार आए थे। 23.6 करोड़ वाला मुनाफा बढ़कर 51.3 करोड़ पर पहुंच गया, यानी कि 2.25 गुना के आसपास की बढ़त देखने को मिली। 13 अगस्त को नजारा टेक के शेयर ने खुलते ही 1,453 रुपये का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब ½ % की गिरावट के साथ 1,412 रुपये 90 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। आरसीपीएल की भारत के बाहर कारोबार फैलाने की जो स्ट्रैटेजी है वो अब रंग पकड़ती हुई दिख रही है। दरअसल आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कैंपा बेवरेजेस को श्रीलंका में भी लॉन्च कर दिया है। एलिफेंट हाउस ब्रांड के निर्माता सिलोन कोल्ड स्टोर्स के साथ इस कंपनी ने हाथ मिलाया है इसके लॉन्च के लिए, और इस पहल के चलते श्रीलंका के ग्राहक किफ़ायती दामों पर कैंपा का
आनंद ले सकेंगे। वित्त वर्ष 2025 में आपको बता दें कि आरसीपीएल का 11,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू रहा है और कैंपा और इंडिपेंडेंस जैसे जो ब्रांड है उनका रिटेल नेटवर्क 10 लाख से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। भारत के बाहर कारोबार फैलाने की स्ट्रैटेजी के तहत इस कंपनी की ओर से एक कदम उठाया गया है। 12 अगस्त को आरआईएल के शेयर में 1401 रुपये 90 पैसे का इंट्राडे हाई लगाने के बाद करीब आधे % की गिरावट के साथ 1381 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। आईटीआर फाइलिंग पर जियो फाइनेंशियल ने एक सनसनीखेज ऑफर लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ग्राहकों के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग की सुविधा इस कंपनी की ओर से शुरू की गई है। नए टैक्स प्लानिंग टूल की मदद से महज 24 रुपये, जी हाँ 24 रुपये में इनकम टैक्स फाइलिंग की, रिटर्न फाइलिंग की जो सुविधा है वो इस कंपनी की ओर से शुरू की गई है। यूजर्स 24 रुपये में सेल्फ सर्विस के जरिए अपना जो आईटीआर है वो फाइल कर पाएंगे। अगर वो एक्सपर्ट की मदद लेते हैं तो उस केस में यूजर्स को आईटीआर फाइलिंग के लिए 999 रुपये की फीस अदा करनी होगी। 12 अगस्त को जियो फाइनेंशियल के शेयर ने 331 रुपये 70 पैसे का इंटरडे हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग करीब 124% नीचे 326 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। इंडियन होटल्स 2 कंपनियां खरीदने जा रही हैं। इनफैक्ट 2 हॉस्पिटैलिटी कंपनियों के अधिग्रहण को इस कंपनी के बोर्ड से मंजूरी भी मिल चुकी है। इन दोनों कंपनियों का नाम है ANK होटल्स और दूसरा नाम है प्राइड हॉस्पिटैलिटी, जिसकी खरीद इस कंपनी की ओर से की जाएगी। और इन दोनों कंपनियों की खरीद पर कंपनी की ओर से 204 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो किया जाएगा, जिसके ऊपर बोर्ड ने भी सहमति दे दी है। 12 अगस्त को इंडियन होटल्स के शेयर ने 758 रुपये 90 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग मामूली सी बढ़त के साथ 747 रुपये 95 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया अपनी एक ग्रुप कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है, जिसका नाम है आदित्य बिरला रिन्यूएबल SPV3। इसका 26% हिस्सा कंपनी की ओर से खरीदा जाएगा। 1 या 2 चरणों में 6 महीने में इसका भुगतान हो सकता है और महज 1.5 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो इस कंपनी की ओर से किया जाएगा। इस कंपनी की अगर आप बात करें तो कैप्टिव पावर प्लांट ऑपरेट करने और उसको स्थापित करने के लिए इसका गठन किया गया था। जिस SPV की हम बात कर रहे हैं, 21 नवंबर 2024 को इस SPV3 का गठन किया गया था और फिलहाल इस कंपनी का कोई भी टर्नओवर नहीं है। आपको बता दें कि अधिग्रहण दरअसल कैप्टिव पावर जनरेशन से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए किया जा रहा है, जिसके ऊपर 13 अगस्त को वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ने रिएक्ट किया। खुलते ही शेयर ने 6 रुपये 54 पैसे का हाई छुआ था, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग करीब 1.5% नीचे 6 रुपये 38 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। HDFC बैंक भी ICICI बैंक की राह पर चलता हुआ दिखा है। 1 अगस्त से खुले सेविंग्स अकाउंट के नियमों में इस बैंक ने भी सख्ती की है। नए खातों के लिए मिनिमम बैलेंस की जो सीमा है वो बैंक की ओर से बढ़ाई गई है। खासतौर पे शहरी और सेमी अर्बन इलाकों में जो मिनिमम बैलेंस है उसे 25,000 कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में कम से कम मिनिमम बैलेंस जो रखना होगा सेविंग्स अकाउंट में वो है 10,000 रुपये का। सैलरी और BSBDA खातों पर यह नियम नहीं लागू होते हुए नजर आएंगे। 13 अगस्त को HDFC बैंक के शेयर ने खुलते ही 1994 रुपये पर टॉप बना लिया और करीब आधे % की बढ़त के साथ 1980 रुपये के पास कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते सुजलॉन एनर्जी के रिजल्ट्स आए थे। रिकॉर्ड डिलीवरीज रही, ऑर्डर बुक में भी ग्रोथ रही, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर टूटता हुआ दिखा। दरअसल उसका कारण था टैक्स भुगतान। इस कंपनी ने इस तिमाही में 135 करोड़ रुपए का टैक्स भुगतान किया है, जिस वजह से जो मुनाफा है वो बाजार अनुमान से कम रहा और इसके बाद कुछ ब्रोकर्स की ओर से टारगेट भी कट किए गए हैं। मिसाल के तौर पर मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग तो मेंटेन रखी, लेकिन 82 रुपये वाला टारगेट 80 रुपये कर दिया और उसके साथ साथ JM फाइनेंशियल ने भी 80 रुपये वाला टारगेट घटाकर कर दिया 78 रुपये। दूसरी ओर इनके जो ग्रुप CFO हैं हिमांशु मोदी, उनका इस्तीफा आ गया, जिससे भी सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ दिखा है। 31 अगस्त से उनका इस्तीफा लागू हो जाएगा और इसके साथ साथ खबर ये भी थी कि टाटा पावर के साथ इस कंपनी ने 6,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील साइन की है। आंध्र प्रदेश में 700 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए ये डील साइन की गई है। TPREL जो कि टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है और आंध्र प्रदेश सरकार के 7 गीगावाट के रिन्यूएबल प्लान का ये हिस्सा है और TPREL आपको बता दें टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, वो इस ट्रांजैक्शन में शामिल है। अच्छी खबर के बावजूद 13 अगस्त को सुजलॉन एनर्जी के शेयर ने शुरुआती कुछ मिनटों में 63 रुपये 80 पैसे का इंटरडे हाई तो लगाया, लेकिन क्लोजिंग 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ 60 रुपये 34 पैसे के स्तर पर यानी कि डे लो के आसपास ही जाकर हुई। लिस्टिंग के बाद NSDL ने पहली बार तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जिसमें जो नतीजे आए थे वो अनुमान से कम रहे, जिसकी वजह से शेयर में मुनाफा वसूली हावी हो गई। इस कंपनी का मुनाफा 77.8 करोड़ से 15.2% बढ़कर 89.6 करोड़ रुपए पर रहता हुआ दिखा, लेकिन उतना नहीं था जितना बाजार मान के चल रहा था। साथ ही साथ इनका जो रेवेन्यू है उसमें भी 7.5% के आसपास की कमी देखने को मिली। 10% प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद 14 अगस्त को इस शेयर ने 1425 रुपये का हाई छुआ था, लेकिन 13 अगस्त को NSDL के शेयर में करीब
6.5% की गिरावट के साथ 1206 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 1200 रुपये के नीचे भी लुढ़क गया था। लिस्टिंग के बाद पहली बार मुनाफे में आई है एनएमडीसी स्टील, जिसका इंपैक्ट हमने शेयर प्राइस पर बनता भी दिखा। पहली तिमाही में इस कंपनी ने 547 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 26 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट किया है। रेवेन्यू में भी अच्छा जंप था, 66% बढ़कर 3,365 करोड़ रुपए पर रहा। और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 401 करोड़ रुपए का जो घाटा था वो बदल गया 408 करोड़ रुपए के कामकाजी मुनाफे में। तिमाही के दौरान इस कंपनी ने 12% का मार्जिन दर्ज किया। अक्टूबर 2022 में इस कंपनी का एनएमडीसी से डीमर्जर हुआ था। 20 फरवरी 2023 को ये कंपनी लिस्ट हुई थी, यानी कि ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद पहली बार हुआ है जब इस कंपनी ने तिमाही आधार पर मुनाफा दर्ज किया है, जिसके वजह से 13 अगस्त को एनएमडीसी स्टील के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा और क्लोजिंग 43 रुपये 2 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। आरबीआई से मंजूरी मिलने से पेटीएम का शेयर इस हफ्ते 52 वीक हाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। इनकी एक सब्सिडरी है पीपीबीएल यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जिसको आरबीआई से एक अहम मंजूरी मिली है। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कामकाज करने के लिए इनको सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, जिस वजह से शेयर में हमने काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा। 12 अगस्त को आरबीआई से ये कंपनी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और मंजूरी केवल ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर एक्टिविटीज़ के लिए मिली है, जिसमें मर्चेंट्स के लिए पे आउट लेन देन की मंजूरी शामिल नहीं है। 13 अगस्त को पेटीएम के शेयर ने 1187 रुपये का 52 वीक हाई छुआ, क्योंकि ब्रोकर्स अब इस कंपनी को लेकर 1400 रुपये तक के टारगेट्स दे रहे हैं और शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि एलआईसी में सरकार ने विनिवेश की तैयारी शुरू कर दी है और 2 हफ्ते में विनिवेश के लिए सरकार की ओर से रोड शोज भी किए जा सकते हैं। पहले चरण में माना जा रहा है कि 2.5 से 3% तक की हिस्सेदारी सरकार की ओर से बेची जा सकती है। फिलहाल आप देखें तो सरकार के पास 96.5% हिस्सा है। मई 2022 में इस कंपनी का आईपीओ आया था, उस समय सरकार ने 3.5% हिस्सा बेचा था। अभी भी 96.5% हिस्सा है सरकार के पास, जिसको ओएफएस के जरिए बेचा जा सकता है। इस खबर के चलते 13 अगस्त को एलआईसी के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों के बाद 920 रुपये 95 पैसे का इंटरडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग 3% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 886 रुपये 85 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि 881 रुपये 20 पैसे के डे लो के बेहद करीब थी। ओला इलेक्ट्रिक की इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बड़ी प्लानिंग है। दरअसल एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए कंपनी नया सॉफ्टवेयर लाने जा रही है। इन्होंने टीज़ किया है और इस नए सॉफ्टवेयर में एआई से जुड़े हुए फीचर्स भी शामिल होंगे। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये कंपनी स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी एंट्री कर सकती है। एज अ न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकल के सामने आई। इसके ऊपर 14 अगस्त को शेयर ने रिएक्ट किया। 14 अगस्त को इस खबर के चलते ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने 43 रुपये तक का हाई छुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से शेयर हल्का होकर 41 रुपये 70 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में है सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर। स्टॉक ब्रोकर्स के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें अनुपालन यानी कि कंप्लायंस और उसके साथ साथ कंपनीज एक्ट के साथ जो कंपनियों को अलाइन करना है उसके जुड़े हुए जो नियम है उसको सेबी की ओर से आसान किया जा सकता है। अब होगा क्या कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो है उसकी परिभाषा में बदलाव करने का प्रस्ताव है। जिस तरह से एल्गो ट्रेड्स की मात्रा बढ़ रही है, मार्केट के जो टोटल ट्रेड्स होते हैं, उस वजह से जो परिभाषा है उसमें बदलाव किए जा सकते हैं और इसको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। दूसरी ओर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की जो परिभाषा है उसमें भी बदलाव का प्रस्ताव है सेबी की ओर से। ब्रोकर्स के खुद के यानी कि प्रॉपराइटरी और उसके साथ साथ ग्राहकों के जो सौदे हैं उसमें डिस्टिंग्विश करने में आसानी को क्लैरिटी को और स्पष्ट करने के लिए सेबी की ओर से माना जा रहा है कि जो नियम है उसके लिए प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ब्रोकर्स को एनडीएसओएम के एक्सेस और गिफ्ट आईएफएससी में ऑपरेट करने की मंजूरी का प्रस्ताव भी सेबी की ओर से दिया गया है। इस खबर के ऊपर 13 अगस्त को एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, नोआमा, आईएफएल कैपिटल जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिली, पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला और 14 अगस्त को भी ज़्यादातर शेयरों में हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते 3 नई कंपनियों ने बाजार में दस्तक दी है, जिसमें पहला नाम है हाईवे इंफ्रा का। हाईवे इंफ्रा की लिस्टिंग धमाकेदार
शानदार देखने को मिली, क्योंकि NSE पर यह शेयर 115 रुपये के दाम पर जाकर लिस्ट होता हुआ दिखा, जो कि इशू प्राइस से 64.3% के प्रीमियम पर है। 70 रुपये का इशू प्राइस था, जिस वजह से ये दमदार लिस्टिंग होती हुई दिखी और इसको रिस्पांस भी बहुत शानदार मिला था। 300 गुना से ज़्यादा ये IPO सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इन्होंने 130 करोड़ रुपए की रकम जुटाई, यानी कि छोटा इशू था जिसमें कंपनी ने 97.52 करोड़ रुपए की रकम जुटाई और 32.48 करोड़ रुपए की रकम OFS के जरिए मौजूदा निवेशकों को मिली है। 12 अगस्त को लिस्टिंग के बाद शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया और 120 रुपये 75 पैसे के डे हाई पर ही कारोबार की समाप्ति हुई, जो कि 70 रुपये के इशू प्राइस से 72.5% के प्रीमियम पर है। और ओवरऑल इस हफ्ते में देखें तो शेयर ने 131 रुपये 40 पैसे तक का हाई भी छुआ है। दूसरा नाम है JSW सीमेंट का। इसकी लिस्टिंग ठीक ठाक रही है। NSE पर यह शेयर 153 रुपये 50 पैसे के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि 4.5% के आसपास का प्रीमियम था, क्योंकि 147 रुपये का तो इशू प्राइस ही था। यह IPO कुछ 7.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 3600 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। 1600 करोड़ रुपये की रकम कंपनी के पास आई है। OFS के जरिए मौजूदा निवेशकों को मिले हैं 2000 करोड़ रुपये। 14 अगस्त को लिस्टिंग के बाद JSW सीमेंट के शेयर ने 154 रुपये 77 पैसे तक का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से शेयर में मुनाफा वसूली हावी हुई और 146 रुपये पर ओपनिंग प्राइस से करीब 5% नीचे जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। तीसरा नाम है ऑल टाइम प्लास्टिक्स का। इसकी भी लिस्टिंग ठीक ठाक रही। लिस्टिंग तो प्रीमियम के साथ हुई थी। 311 रुपये 30 पैसे के भाव पर NSE पर लिस्ट हुआ, यानी कि 13.2% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इशू प्राइस 275 रुपये प्रति शेयर का था। 8.5 गुना के आसपास ये इशू भरा था, जिसमें 400 करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई है। फ्रेश इशू था 280 करोड़ रुपये का और OFS का पार्ट था कुछ 120 करोड़ रुपये के आसपास का। 14 अगस्त को लिस्टिंग के बाद ऑल टाइम प्लास्टिक के शेयर ने 325 रुपये तक का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी हो गई और 282 रुपये 20 पैसे पर ओपनिंग प्राइस से करीब 9.5% नीचे जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जो है सन टीवी को लेकर। सन टीवी में जो फैमिली फ्यूड चल रही थी, जो पारिवारिक विवाद चल रहा था, वो खत्म होता हुआ दिखा है। दोनों भाई दयानिधि मारन और कलानिधि मारन, इनके बीच में जो विवाद है वो एक्चुअली सुलझ गया है और दयानिधि मारन ने कलानिधि मारन के खिलाफ जो कानूनी नोटिस भेज रखे थे उनको वापस ले लिया है। जून में दयानिधि मारन ने 8 लोगों के खिलाफ ये कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें कलानिधि मारन, उनकी पत्नी और 6 अन्य लोग भी शामिल थे। 2003 में जो शेयरों को लेकर ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसको लेकर दोनों भाइयों के बीच में विवाद था, लेकिन विवाद सुलझाने के लिए पिछले महीने ही DM के फैमिली की एक बैठक हुई थी और उसके बाद फाइनली अब ये जो सेटलमेंट है वो होता हुआ दिखा है, जिसके ऊपर 11 अगस्त को सन टीवी के शेयर ने रिएक्ट किया था। शेयर ने 591 रुपये 85 पैसे का इंट्राडे हाई छुआ और क्लोजिंग करीब 4.25% की मजबूती के साथ 570 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की और आपको ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है स्टार्टअप अपडेट। और इसको लेकर खबर है डंजो की, जो कि हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का निवेश था और इस निवेश को RIL ने डाल दिया है बट्टे खाते में, यानी कि इसको कर दिया गया है राइट ऑफ। आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपनी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल के जरिए इस कंपनी में 1645 करोड़ रुपये का निवेश किया था और उसको कर दिया गया है पूरी तरह से राइट ऑफ। जनवरी 2022 में ये निवेश किया गया था, जिसके जरिए इनको डंजो नाम की ये जो कंपनी है, डिलीवरी कंपनी है, उसका 26% हिस्सा मिला था। दरअसल इस निवेश के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की क्विक कॉमर्स और अपनी डिलीवरी बिजनेस को बढ़ावा देने की मंशा थी, लेकिन इस कंपनी के घाटे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि ये कंपनी अब बंद होने की कगार पर आ गई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ, क्योंकि मनी 9 आपका लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पर जाकर ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, अपना प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी लॉन्ग वीकेंड, हैप्पी जन्माष्टमी।